नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं। राजनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस के दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? सेना के दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? भारत सरकार के दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? ये एक बड़ा विषय बन गया, क्योंकि राजनाथ जी ने कहा कि सिंध भारत का अंग है या सिंध भारत में आ सकता है। हालांकि उन्होंने बाद में बात को घुमाया थोड़ा सा, और बात घुमाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भाई सांस्कृतिक रूप से सिंध जो है वो भारत है। मैं तो कहता हूँ कि अटल जी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते समय संघ की जो ओरिजिनल फिलॉसफी है वो भारतीय उपमहाद्वीप को लेकर है। जो विष्णु पुराण कहता है, जो तमाम तरह के शास्त्र हमारे यहाँ कहते हैं बाउंड्रीज को लेकर। मैं आर्टिकल 1 लिख रहा था, आजकल मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर एक नए तरीके से उसको लिख रहा हूँ, एंशंट इंडिया क्या कहता था और बाद में अभी तक क्या हुआ। तो हम जब खोज कर रहे थे तो मालूम पड़ा कि 20 शास्त्र ये बताने वाले हैं जो ये कहते हैं कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर है, ये भारत है, भारतवर्ष है। अब इस भारतवर्ष के कभी छोटे छोटे टुकड़े रहे होंगे, कभी एक संलग रहा होगा, कभी इसके कई देश बने। राजपूत टाइम पर तो कई एक छोटे छोटे राज्य, राजस्थान में ही 50 राज्य बन गए थे, गुजरात महाराष्ट्र में 50 राज्य थे, इधर 50 राज्य बने हुए थे। मतलब जब अंग्रेज यहाँ से गया तो भी 650 की गिनती देकर गया। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो भारत था, और इसकी खास बात ये थी कि ये जिगजैग चलता रहा। हर 200-300 साल में टूटा, फिर 200-300 साल टूटा रहा, फिर कोई एक नायक आया, उसने फिर एक किया। और रिलीजन भी, कभी तो यहाँ पूरा बौद्ध हो गया था, कभी ब्राह्मण, कभी कभी वैष्णव हुआ करते थे, कभी शैव हुआ करते। हिंदुइज्म के ही सारे पार्ट थे, लेकिन वैष्णव, शैव, बुद्धिस्ट ये हुआ करते थे ना। इनका शासन था, इन्होंने अपनी संहिताएं बनाई, इन्होंने अपना सिस्टम तय किया और भारतवर्ष को एक किया। तो कई बार रिलीजन भी बदला भारत का, और कई बार अगर मैं कहूं कि भारत के टुकड़े हुए और फिर कोई नायक आया, उसने इकट्ठा किया, उसकी अगली पीढ़ियां आई, तो मालूम पड़ा 400 वर्ष तक भारत एक रहा। ऐसी परिस्थिति में हर बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही गई, सांस्कृतिक भारत की बात कही गई। और सांस्कृतिक भारत का मतलब सिर्फ एक है कि जो इस भूमि के टुकड़े से बना, इस भूमि के टुकड़े में ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ की जो मिट्टी सूंघता है, यहाँ इसको अपनी माँ मानता है। वो कितने ही देशों में विभक्त हो जाए, लेकिन माँ, भारत माता को माँ मानता है। ऐसे भारत का निर्माण कहा जाता है। तो अगर फिलॉसफी मानी जाए तो फिर एंशिएंट काल से ये कहा जाता है ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, संस्कृति के रूप में ये राष्ट्र है। देश भूमि का टुकड़ा हो सकता है, राष्ट्र एक फिलॉसफी है। जहां जितने एरिया में वो कवर करती है उसको राष्ट्र कहते हैं, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। अटल जी भी सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की बात करा करते थे। तो फिर जब भारत की फिलॉसफी ही ये है कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हैं, अलग अलग पूजा पद्धति हो सकती है, वैष्णव हो सकते हैं, शैव हो सकते हैं, भागवत हो सकते हैं, या फिर आज की तारीख में मुसलमान और ईसाई हो सकते हैं। वो पूजा पाठ की पद्धति किसी भी देवता को मान सकते हैं। जो रिजिट होता है और कहता है कि मैं एकेश्वरवाद को मानता हूं, वो फिलॉसफी भी भारत में रही है, ऐसा कोई नई बात नहीं। लेकिन जो कहता है मैं भारतीय नहीं हूं, मैं तो अरबियन हूं, तब हमें समस्या शुरू होती है। जब वो कहता है कि मैं तो बेथलेहम का हूं, मैं भारतीय नहीं हूं, तब समस्या शुरू होती है। जब वो कहता है वहां के संस्कार मेरे संस्कार हैं, भारतीय संस्कार मेरे संस्कार नहीं, वहां से शुरू होता है। जब भारत भूमि को वो अपनी देवभूमि मानने से मना कर देता है, उनके खिलाफ हमें सजग रहना पड़ता है। तब समस्या होती कि ये सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फिलॉसफी अब अरेबियन के आधार पर चलती है। हालांकि अरेबियन उनको मुसलमान नहीं मानते, लेकिन वो हिंदुस्तान को अपना देश न मानकर अपनी देवभूमि वो मानते हैं। मातृभूमि तो इसको मानते हैं, लेकिन देवभूमि उसको मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पूजा पाठ की पद्धतियों के आधार पर सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी इस मामले में है जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, भारत जो है वो हिंदू है, एक पार्टिकुलर भूमि के टुकड़े में एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को मानने वाले, एक दूसरे के साथ आत्मीयता रखने वाले, यहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट करने वाले और भारत को अपनी मां मानने वाले ही हिंदू हैं। इसलिए हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, वो एक धर्म है। और हिंदू धर्म सारे जगत को अपने साथ संबद्ध करता है और सारे जगत के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाता है, वो हिंदू है। तो फिर सिंध के विषय में, केवल सिंध के विषय में ऐसा कहना
ये एक कठिन काम है कि सिंध के विषय में ही राजनाथ जी ने क्यों कहा, इसलिए सवाल यहां खड़ा होता है। क्योंकि कहते तो इस्लामाबाद के लिए कहते, कहते तो पूरे पाकिस्तान के लिए कहते, कहते तो वो फिर म्यांमार के लिए कहते, कहते तो फिर वो बांग्लादेश के लिए कहते, नेपाल के लिए कहते, भूटान के लिए कहते, कहते भाई ये तो सांस्कृतिक, या फिर मैं कहूं कि श्रीलंका के लिए कहते। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से रहे और ये भारत रहा है। तो फिर केवल सिंध की बात करना यानी, और फिर उसको घुमाना कि सांस्कृतिक हिंदू, सांस्कृतिक भारत है वो, ये राजनाथ जी जैसे बहुत मैच्योर जो संघ की शाखा से, संघ के विद्यालय से निकल कर आए हों, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से या युवा मोर्चा के माध्यम से वो भारत की टॉप राजनीति में पहुंचे हों, जिनको सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र और देश का फर्क मालूम हो, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष का फर्क उनको मालूम हो, उनके मुंह से ऐसी बात निकलना और फिर उसको मेकअप करना, ये कहीं दूर का इशारा है। क्योंकि उन्होंने सिंध के विषय में बात करते समय कहा कि सिंध में इंडियन फिलॉसफी ही चलती है, सिंध में वैसा चलता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यहां से मुहाजिर गए, वो सिंध में अल्ताफ हुसैन, आपको याद होगा, कौमी मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था, मुत्तहादे कौमी मूवमेंट करके एक पार्टी बनी थी, सरकार में भी शामिल हुई थी। वो मुहाजिर हुआ करते थे। मुहाजिर का मतलब था जो कि हिंदुस्तान की मेन लैंड से पाकिस्तान पार्टीशन पर गए थे, उनको उन्होंने मुसलमान नहीं माना। और जो मुसलमानों ने यहाँ पर कत्लेआम किया था, कद्यानी की बात करूँ या फिर मैं ये उनकी बात करूँ जो यहाँ से गए, तो चाहे वो बोहरा समाज गया हो, चाहे वो मेनन समाज गया हो, या फिर वो और कोई इस तरह का समाज गया हो, ये सब के सब वहां जाने के बाद इनके साथ द्विम दर्जे और त्रिम दर्जे का व्यवहार किया गया। जो वहां पंजाबी मुसलमान था, पंजाबी भी कन्वर्टेड है, तो पंजाबी मुसलमान था, उसने वहां प्रिवेल किया। आज भी पाकिस्तान की सरकार पंजाबी मुसलमानों से ही चलती है और पंजाब से ही चलती है। पंजाब ही, जैसे हिंदुस्तान के अंदर अगर सरकार बनती है तो मोस्टली उत्तर प्रदेश से बनती है, या उत्तर प्रदेश से कोई नायक आता है। लंबा इतिहास इसी बात का रहा। अगर वो गुजरात से भी हैं तो वो उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में बैठते हैं। वैसे ही पंजाबी पंजाब से आते हैं और वो पंजाब सूबे को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सिंध उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। सिंध में यहाँ तक की स्थिति है कि सेना बहुत अत्याचार करती है। सिंध में अभी भी सबसे ज़्यादा हिंदू अगर कहीं रुका था तो वो सिंध में ही रुका था, हालांकि वो यहाँ भी चले आते हैं। सिंधी इंडियन डायस्पोरा उनको सपोर्ट भी करता है। उनको सपोर्ट से मतलब है वहाँ जो सिंधी समाज रहता है उनको सपोर्ट भी करता है। सिंध से ही कौमी मूवमेंट शुरू होता है और वो पाकिस्तान के अंदर जो लोग यहां से गए मुहाजिर, उनके लिए इंसाफ की बात करता है। बड़े स्तर पर मूवमेंट होता है। सिंध में आंदोलन भी होते हैं और सिंध से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चलती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हिंदू वहां पर अभी भी मेजोर, मतलब हिंदू अभी भी वहां पर उसी प्रांत में सबसे ज्यादा है, वहां से चलता है। इसीलिए अगर मैं उनकी बात कहूँ कि ये जो बेनज़ीर भुट्टो का परिवार है वो सिंध पर कॉन्सेंट्रेट करता है और शरीफ का परिवार यहाँ से कॉन्सेंट्रेट करता है पंजाब से, और ऐसे ही पंजाब से ही कॉन्सेंट्रेट इमरान खान भी करते थे। कुल मिलाकर बात ये आती है कि मुझे लगता है, जो मुझे अनुभव हुआ या जो मैं सोच पाया वो ये था कि राजनाथ जी के मन में कहीं प्रॉक्सी बैटल फील्ड नई तय करने की बात तो नहीं आ गई, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अब भारत चूंकि डिफेंस इक्विपमेंट बेचने वाला देश बन गया है, भारत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने वाला देश इस समय है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपने G20 का सम्मेलन अभी जोहानिसबर्ग में देखा होगा, किस प्रकार से भारत प्रिवेल करता है, मोदी जी प्रिवेल करते हैं और पूरा विश्व अभी भारत की तरफ देखता है। पूरे विश्व की जो लीडरशिप है वो भी भारत की तरफ देखती है, क्योंकि भारत इस समय आज़ादी के बाद से सबसे टॉप लीडरशिप में है। या फिर मैं कहूँ दूसरे शब्दों में कि इस समय भारत गुप्त काल के बाद सबसे अच्छी लीडरशिप में है जो वर्ल्ड लेवल की सोचती है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में भारत भी वही चालें चल सकता है, उसी रास्ते पर चल सकता है जिस रास्ते पर यूएस चलता है। यूएस की खास बात यह है कि वो प्रॉक्सी फील्ड कहीं और बना दे। अब हमारी प्रॉक्सी फील्ड पाकिस्तान ने कश्मीर बना दी, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में वो इधर आतंक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और हमारी फील्ड वहीं रहती है, हम डिफेंसिव रहे। आप सोचिए कि 2014 तक हम सदैव डिफेंसिव रहे, हालांकि 2014 के बाद पॉलिसी बदली, 2019 के बाद हम आक्रामक हो गए। अभी भी
चूंकि हम डिफेंसिव हैं, हमारे स्वभाव में डिफेंसिव हैं, इसलिए अभी भी जब वो हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उसके बाद हम उन पर चाहे ऑपरेशन सिंदूर करें, चाहे एयर स्ट्राइक करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाहे बोथ स्ट्राइक करें, हम तब करते हैं जब वो हमारे ऊपर कर देते हैं। यूएस की खास बात क्या है, वो दूसरे के फील्ड में जाकर प्रॉक्सी तय करता है और वहां आतंक मचवाता है और अपने आप को सेफ रखता है। ज्यादातर विश्व के इस तरह के जो पावरफुल कंट्री हैं, जैसे चाइना है, चाइना भी प्रॉक्सी कहीं दूसरा तय करता है। वो खुद अपने यहाँ अपनी टेरिटरी में डिस्प्यूट पैदा नहीं होने देता, कोशिश करता है। हालांकि वो तो मतलब 60% कब्जा किए हुए हैं, फिर भी तो ऐसे विश्व के जो दूसरे देश हैं वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को प्रॉक्सी स्थान कहीं तय करते हैं। मुझे लगता है कि क्या भारत सरकार ने अब ये तय किया है कि सिंध को अब प्रॉक्सी बैटलफील्ड बनाया जाएगा, सिंध को डिस्टर्बिंग पॉइंट बनाया जाएगा, ना कि जम्मू कश्मीर को। तो सिंध में अब वो डिफेंसिव हो जाए, हम ऐसे करेंगे। ये बात और ध्यान रखने की बात है कि चाहे वो अल्ताफ हुसैन का मूवमेंट रहा हो या फिर सिंध का जो डायस्पोरा है, इंटरनेशनल डायस्पोरा है, उसका मूवमेंट रहा हो, या सिंध के अंदर का जो मूवमेंट है लगातार चलता है, उस पर सदैव से 1947 के बाद पाकिस्तान हम पर आरोप लगाता है, भारत पर आरोप लगाता है कि सिंध में ये भारत के शह पर चलता है। जैसे बलूचिस्तान में भी आजकल वो कहते हैं भारत की शह पर चलता है। सिंध के मामले में वो सदैव से ये कहते हैं कि ये भारत की शय पर चलता है और ये भारत पीछे से यहाँ सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, ये करता है, वो करता है, हिंदुओं को वो करता है, और जिसकी वजह से सिंध डिस्टर्ब रहता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि जहाँ मुसलमानों का शासन हो वहाँ पर कोई भी कम्युनिटी, चाहे ईसाई कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे बौद्ध मतलब हिंदुओं के कोई दूसरे आउटफिट हो, या यहूदियों की बात करें, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है वहाँ परसिक्यूटेड दूसरा रिलीजन होगा ही होगा। वो अपनी डिफेंस करता है तो वो डिफेंस का राइट नहीं रखता, ये इसलिए वो एलिगेशन लगाते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो अग्रांता हैं, हमने तो ये करना ही करना है। लेकिन आप अगर डिफेंसिव हो रहे हैं और लड़ने की स्थिति में आ गए तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट तुमको जरूर मिल रहा होगा। इसलिए वो भारत का नाम हमेशा से लेते आए और भारत को वो सवाल खड़े करते आए। लेकिन अब जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि क्यों ना सिंध के लोग, भारतीय, मैंने जैसे कहा भारतीय सिंधी डायस्पोरा लगातार सपोर्ट करता है, उनके रिलेटिव्स भी हैं, उनके रिश्तेदारियां हैं। हालांकि सिंध से बड़ी आबादी भारत में आई और आज़ादी के बाद भारत में आई, और भारत में आने के बाद अभी जो CAA का संशोधन किया गया वो मोस्टली सिंध के लोग थे, बड़ी तादाद में सिंध के लोग थे जो वहां से भागकर भारत आ गए थे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन टॉप लेवल पर चलता है, उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं, उनकी प्रॉपर्टियां सुरक्षित नहीं, और वहां फिर ना कोर्ट सुनने वाला है और ना ही कोई सरकार सुनने वाली है, ना ही प्रशासन सुनने वाला। क्यों? इसलिए नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि भाई वो तो आक्रांता वर्ग है, उसका तो ये फंडामेंटल राइट है और आक्रांताओं का ये काम ही है। इसलिए यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बलूचिस्तान के साथ अगर सिंध भी सही से कहीं प्रॉक्सी स्थान बन जाए, भारत, मैं समझता हूं कि भारत के स्वभाव में है कि वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन राजनाथ जी का स्टेटमेंट जरूर कह रहा है कि कम से कम वहां के लोगों को एक उत्साह बनेगा कि भारत हमारे साथ है और हमारा जो मूवमेंट है उस पर भारत का सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश, हम सब जानते हैं 1971 में बांग्लादेश, 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान, उस समय उसको भी इन्हीं हालातों से गुजरना पड़ा था। यहाँ सिंध में भी ऐसा नहीं कि मूवमेंट चलाने वाले हिंदू हों, सिंध में मूवमेंट चलाने वाले मोस्टली मुसलमान हैं। वो मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान से वहाँ गए। हिंदू कम्युनिटी, सिंधी हिंदू कम्युनिटी तो केवल माल कमाने में लगी हुई है और वही पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो राजनाथ जी का कहना है, राजनाथ जी ने जो सिंध के विषय में कहा और साथ में ये कहा भविष्य किसने देखा है कि हो सकता है कि भविष्य में सिंध हिंदुस्तान के अंदर हो। ये जो भविष्य किसने देखा है, हो सकता है आज बाउंड्री हमारी नहीं लग, आज वो हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन भविष्य किसने देखा है, हो सकता है भविष्य में वो हिंदुस्तान हो। ये बहुत होप जगाता है। ये हिंदुस्तान को, मुझे लगता है कि अगर ये हिंदुस्तान करने में सफल हो जाता है या फिर ये किसी कारण हो जाता है, हालांकि वो सिंधुस्तान की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान में मिलने की बात नहीं कर, वो सिंधिस्तान बताते हैं कि भाई हमें सिंधिस्तान बनाना है। सिंधिस्तान मतलब अलग देश बनाना है। उनके पास बॉर्डर, उनके पास वो लैंडलॉक नहीं है, वो उसके बॉर्डर्स अरब महासागर में लगते हैं। भारत के साथ भी उनके संबंध हो सकते हैं, अरब सागर बीच में रखता है, हिंद
महासागर पर सीधा रास्ता बन सकता है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी होने के सारे गुण उसमें हैं। लेकिन भारत के स्वभाव को समझना चाहिए कि भारत का स्वभाव तो साफ तौर पर ये कहता है कि नहीं नहीं भाई, हम तो बार बार टूटकर जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।